इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है अखिलेश की विजय रथ यात्रा। अखिलेश जी और उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी दोनों लोग टोटकों पर बहुत एतबार करते हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो निठारी कांड हुआ था नोएडा में, लेकिन एक बार भी वो नोएडा नहीं गए। अनेक काम पड़े, तमाम काम हुए नोएडा, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक वो नहीं गए। और यही कहा जाता रहा कि नोएडा जो भी जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। और इसी टोटके के चलते मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव कभी भी नोएडा नहीं गए। 5 KD में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना बड़ा कांड हो गया कि आप निठारी में कांड हुआ है, आप नोएडा नहीं जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि आप मुझे कोई पंडित बता दीजिए जो हमें बता सके और हम वहां जरूर चले जाएंगे। उसी तरीके से उनके सुपुत्र हैं, तो जाहिर की बात है कि उनको भी उनके गुण और दोष पता होंगे और उनके गुण भी जरूर उनके पुत्र में आए हैं। अखिलेश जी भी टोटकों पर पूरा एतबार करते हैं। बात रथ यात्रा की करें, 1987 में जब मुलायम सिंह यादव ने अपना ये शुरू किया था और 89 में जब अपनी सरकार बनाई थी, उससे पहले 87 में रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा कानपुर से निकाली गई थी, कानपुर देहात से रथ यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद 2011 में जब दोबारा से अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा निकाली, वो भी कानपुर से निकाली। और इसके बाद एक बार फिर आज जब 2022 का रण सामने खड़ा हुआ है, तो उससे पहले अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली और वो भी कानपुर से निकाली। ये एक टोटका है। उनको लगता है कि अगर कानपुर से रथ यात्रा निकाली जाएगी तो उनको विजय जरूर हासिल होगी और इसीलिए ये विजय रथ यात्रा निकाली गई है। क्या ये टोटका काम आएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इससे किसको कितना फायदा मिलेगा, क्या अखिलेश को कोई माइलेज मिलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई बेचैनी नजर आ रही है। सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अखिलेश की ये विजय यात्रा कहां से निकली, कैसे निकली, क्या है इसके मायने, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर उद्योग नगरी के जाज मऊ पुल से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है। हमीरपुर में प्रवास के बाद जालौन और कानपुर देहात में भ्रमण करके जन समर्थन जुटाया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड ने भाजपा को भारी जीत दिलाई थी, लेकिन जनता को धोखा मिला है। किसान अभी मात्र एक फसल ही ले रहा है और अब तक उनकी आय दोगुनी नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम 102 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं, तो वहीं उज्ज्वला के नाम पर दी गई गैस महंगाई के चलते बुझ गई है। उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया है। जहां साफ होनी थी गंगा, आज वैसी ही गंदी है। कानपुर बड़ा शहर है, यहाँ कारोबार रोजगार है। कानपुर के लोगों ने अपनी बर्बादी देखी है। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां रैलियां निकालकर जनता को आकर्षित कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कानपुर नगर, हमीरपुर, कालपी, जालौन से होकर कानपुर देहात तक रैलियां निकाली, जनता को लुभाने की कोशिश की। जी हाँ, तो क्या ये टोटका काम आएगा? रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा शुरू की है, वो क्या किस अंजाम तक पहुंचेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं।
मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और उदय यादव जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उदय जी। हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी भी चंद्रमणि शुक्ला जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये पूरी रथ यात्रा कवर की और 190 किलोमीटर की ये यात्रा थी, 5 जिलों से निकली थी। उनका भी अनुभव हम साझा करेंगे और सीधे हम चंद्रमणि के पास ही चलते हैं। चंद्रमणि, आप अखिलेश के साथ में रहे, 2 दिन रहे, 2 दिन आपने उनका टिक टैक भी किया, उनसे बात भी की, काफी लंबे समय तक बात की। उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो यात्रा है क्या दर्शाती है? क्या ये वास्तव में विजय रथ यात्रा में कन्वर्ट होगी या अभी कुछ और मेहनत करना बाकी है? जी, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। पर ये कॉन्फिडेंस अगर बात करें जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको देखकर है या फिर जैसे कि पहले से ही अखिलेश यादव दावा करते आए हैं कि वो 400 सीट जीत रहे हैं, या जो ऐसी बातें करते आए हैं कि उन्हें एक बाबा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने हाथ देकर बताया है कि 350 सीटें जीतेंगे और उसके बाद में उन्हें अब सड़क पर आकर लग रहा है कि 400 सीटें जीतेंगे। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी विजय यात्रा की, तो विजय यात्रा को लेकर मैंने इनसे एक सवाल भी पूछा था कि जो भीड़ आती है आपकी रैलियों पे, अखिलेश यादव की रैलियों में लगातार भीड़ आती है और पिछले चुनाव में भी देखा गया, चाहे 2014 की बात करें या 17 की बात करें या 19 की बात करें, जब अखिलेश यादव सड़क पर निकलते हैं या किसी रैली को संबोधित करने जाते हैं तो वहां पे भीड़ तो नजर आती है, पर चुनाव के रिजल्ट आपने देखे उतने बेहतर रिजल्ट नहीं आए। तो निश्चित तौर से भीड़ इस यात्रा में भी नजर आ रही थी। पर अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो अखिलेश यादव निकल रहे हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या लुभा पा रहे हैं, क्या उनके पास तक पहुंच पा रहे हैं। और मुद्दों की बात करें, मुद्दों की बात अगर करते हैं तो अखिलेश यादव साफ तौर से ये छवि प्रस्तुत करने चाहते हैं। नहीं चंद्रमणि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने एक बहुत मौजूद बात कही कि जो यात्रा निकल रही है वो विजय रथ यात्रा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको जो हुजूम दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है वो सिर्फ क्या अखिलेश यादव को देखने और सुनने आ रही है, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा? जी नहीं, देखिए अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन हुजूम है सड़कों पर जब अखिलेश यादव निकल रहे हैं तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो तो उनकी तो भीड़ है ही है, जो पार्टी का टिकट चाहते हैं, जो तमाम अन्य सदस्यों को लेकर आते हैं, उनकी तो भीड़ है। पर जो आम लोग भी हैं, जैसे जो गांवों से काफिला जब निकलता है तब लोग अखिलेश यादव की विजय यात्रा को देखने के लिए आ रहे हैं। और अब उन्हें निर्धारित करना है कि अखिलेश यादव उनके बीच में पहुंचते हैं तो कितना जन समर्थन देते हैं, ये लोगों पर निर्भर होगा और ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि किस तरह से जनता का रुख होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि नहीं, आपको क्या लगता है चंद्रमणि, आपने जो देखा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आपने जो वहां पर देखा उसके लिहाज से आपको क्या लगता है कि ये यात्रा कितनी सफल होगी या कितने भी और मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, निश्चित तौर से अखिलेश यादव को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुंदेलखंड एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है और 4 जिलों की ये यात्रा है। तो अभी इस यात्रा से किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका उस पार्टी से मुकाबला है जिसे पिछले चुनाव में 51% वोट मिला है और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 38% के आसपास वोट बैंक उसके पास है। तो निश्चित तौर से जब मुकाबला है आपका एक मजबूत पार्टी से, तो जमीन पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आपके कार्यकर्ता हैं, अगर बात करें इस ये विजय यात्रा की, तो विजय यात्रा में जैसे कि पहले से निर्देश दिए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अन्य विधानसभाओं या अन्य क्षेत्र के लोग नहीं आएंगे, पर इस विजय यात्रा में ये भी दिखा कि अन्य क्षेत्र के लोग भी आए और बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि अखिलेश यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो क्या जमीन पर जब पहुंच रहे हैं, तब जो क्षेत्रीय आदमी से जुड़ाव करना चाहते
चाहते हैं, जो क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात करना चाह रहे हैं, उनके बीच में कहीं ये तो नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं की वजह से ही जो अन्य क्षेत्रों से आ जाते हैं उस वजह से मुलाकात ना हो पा रही हो। तो ये भी पार्टी को देखना होगा, ये पार्टी का विषय है। लेकिन ये बात तय है, अभी अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र में दौरा करने से ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका विजय यात्रा में कन्वर्ट होगी या इससे कुछ असफलता भी हो सकती है। तो अभी निष्कर्ष पर पहुंचने में समय है, लेकिन ये बात जरूर है कि भीड़ हो रही है, लोगों की सड़क पर भीड़ दिख रही है, लोग अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि आगे का मैनिफेस्टो क्या होगा। और तमाम घोषणाएं भी इन्होंने इस रथ यात्रा के 2 दिन के दौर में घोषणाएं भी की, जैसे जो पेंशन मिलती थी महिलाओं को उसको 3 गुना करने की बात थी, वही किसानों की सिंचाई के लिए कहा कि वो फ्री बिजली, ठीक है, अभी शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन अभी बिजली सस्ते करने की बात की, किसानों को फ्री बिजली देने की बात की, 300 यूनिट बिजली देने की बात की। बहुत शुक्रिया चंद्रमणि, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव रखे अपने, और जो अपनी यात्रा वृत्तांत है उसको सविस्तार यहाँ पर बताया। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आएंगे आपके पास में। शबनम पांडे जी का रुख करते। शबनम पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी के इस विजय रथ यात्रा को किस तरह से देख रही हैं? ये जो बुंदेलखंड का इलाका है ये बसपा का इलाका कहलाता था और आपने उस पर 2017 में पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। वो इलाका आपसे छीनने के लिए निकल चुके हैं अखिलेश यादव जी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कोई भी कुछ भी नहीं छीन सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज नेतृत्व उत्तर प्रदेश में एक मजबूत हाथों में है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एसी कमरे से राजनीति नहीं करते हैं। अपने सत्ता में रहने के बाद लगातार आपने देखा होगा कि वो तमाम जिलों पे जाते रहे हैं और चुनाव दूर होते हुए भी उन्होंने कभी भी कमरे में बैठ के राजनीति करना और सरकार चलाने का काम नहीं किया। पर उसके ठीक विपरीत अगर आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि कहते हैं कि हम लोहिया जी के आदर्शों पे चलते हैं, पर उसके लोहिया जी के आदर्शों को पछाड़ते हुए 89 में जब मुलायम सिंह जी यात्रा शुरू करते हैं तो एक साधारण से बस पर करते हैं और उस समय वो दिखाना चाहते हैं कि वो समाजवाद आदर्शों को मानते हैं। पर आज इतने सालों बाद उनके सुपुत्र जब रथ यात्रा करते हैं तो 5 करोड़ के मर्सिडीज के बस पे, जो कि सारी सुविधाओं से लैस है, अपने एजी ऑफिस को रथ यात्रा की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो इस टोटके पे जाते हैं कि सत्ता में रहेंगे तो नोएडा नहीं जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे तो फिर सत्ता में आएंगे। सारी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है। पर ये मैं बता देना चाहती हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और जब सत्ता में रहते और तब वो बुंदेलखंड की ओर देखते, बुंदेलखंड का विकास करते, तो निश्चित तौर पे बुंदेलखंड के लोगों को समझ में आता कि ये हमारे सच्चे हमदर्द हैं। पर आज सरकार में रहते हुए बुंदेलखंड को हम के विकास के लिए जिस तरीके से सरकार ने एक्सप्रेसवे का किया है, वहां पे हमने तमाम ऐसे विकास कार्य किए हैं शबनम पांडे जी किसानी जी बिल्कुल सारे लोग जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो यही कहती है कि हमने तमाम विकास किए हैं इसलिए जनता हमको वोट जरूर देगी। आपने कहा कि अखिलेश हाईटेक 5 करोड़ के हाईटेक रथ में सवार होकर के निकले हैं, लेकिन भारतीय कांग्रेस और विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया बेच दिया और 16,000 करोड़ के 2 विमान खरीद लिए। आ रहा हूं आपके पास में, मनोज जी के पास चले। मनोज यादव जी, क्या आपकी पार्टी टोटकों पर विश्वास करती है? ये टोटका सफल होगा क्या? देखिए, अगर आप अपने होमवर्क को पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार अगर हम उसको रिपीट करते हैं तो उसको टोटका क्यों कहा जाए? भाई, हमने लोहिया जी की पुण्यतिथि से रथ यात्रा की शुरुआत की तो इसमें टोटका वाली क्या बात हुई? लेकिन हाँ, खलबली मच गई। शबनम पांडे जी को नहीं अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के लोग 5 करोड़ की बस से चल सके। पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो रक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए। हर जगह मंच नहीं लगा सकते हो। फिर जब रथ यात्रा कर रहे हो तो रथ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे जनता से वो आसानी से अपना जो भी आपस में संवाद करना वो कर सके। इन सब चीजों को बीजेपी लेके आ रही है। मुझे तो बड़ा हास्यप्रद ये महसूस हुआ। मुझे लगा हो सकता है योगी जी का एक बड़ा सा डेवलपमेंट का एक
एजेंडा अभी शबनम जी सामने रखेंगी और वो बातें कहेंगी जो समाजवादियों ने अब तक शायद नहीं करके दिखाया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बात वहीं पे घूम फिर के चली आई। बुंदेलखंडी तो गए थे और अपने मंच से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उस फैक्ट्री की फोटो साथ में शेयर की और कहा कि समाजवादियों ने इसका शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पावर प्लांट भी योगी सरकार ने पूरा नहीं किया, नहीं बना पाई उसको। 5 साल का वक्त गुजर गया, 2-3 महीने बचे हैं चुनाव के। लेकिन सरकार क्या बताना चाहती है? क्या आपको कोई रोक है? आप रथ यात्रा निकालो। बगल में मध्य प्रदेश में मामा जी तो निकालते हैं, जब उनका चुनाव होता है तो वो लगातार रथ यात्रा निकाल से जनता से संवाद करते हैं। लेकिन एक मठाधीश मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और मठाधीश को अहंकार इस बात का है कि मैं गली गली थोड़ी नहीं जाऊंगा खाक छाकने। अगर योगी मोदी जी को और अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश की जरूरत होगी तो आएंगे, हमको चुनाव लड़ाएंगे और परस के फिर सत्ता दे जाएंगे। वो वाली अगर मठाधीश के अंदर दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं तो वो निकाल दें। क्योंकि योगी जी ये बात शायद भूल रहे हैं कि मोदी अमित शाह जी भी, 1 मिनट एक लाइन अभी पूरी कर दूं फिर आप मेरी बात रोकिएगा। मैं कह रहा हूं कि क्या 2017 में जब चुनाव चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ चेहरा तो थे नहीं, तब तो चेहरा कोई और था। और उस वक्त जब चेहरा ये दिखाया जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो उस बैकवर्ड को तो पीछे कर दिया गया। तो अब जनता सवाल मांग रही है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये वाली विधि अब नहीं चलेगी। आपने जिस मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया है, जिस चेहरे को प्रोजेक्ट किया है, उत्तर प्रदेश की जनता उधर नहीं देखना चाहती। जी बहुत समय दे दिया आपको भी रोकना पड़ेगा। दोबारा से आऊंगा, अभी समय आपको वो दोबारा से दूंगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि 30% वोट से लेकर के 50% तक पहुंचेंगे कैसे? ये 20% का फासला करेंगे कैसे? ये अपने आप में सबसे मौजूद सवाल है, आपसे जवाब लेंगे। लेकिन जरा प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं और कानपुर देहात से ही निकालते हैं, कानपुर से ही निकालते हैं और जब जब निकालते हैं जीत दर्ज कराते हैं। इस बार आप इसको किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, रथ यात्रा निकालना लोकतंत्र में है, सब लोग निकालते हैं, अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं। जहाँ तक टोटा टोटकाओं का सवाल है तो इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जनता ही सब कुछ करती है लोकतंत्र में। लेकिन यदि हम इसको निष्पक्ष भाव से देखें तो जो भीड़ उमड़ रही है और जो लोगों में बेचैनी है अंदर, वो सही में परिवर्तन इस बार देखना चाहती है। और ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है, ये बात के विषय है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वोट में कन्वर्ट होगी इस बार, क्योंकि जो वर्तमान प्रदेश सरकार है हमारी, वो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बेरोजगारी महंगाई में फेल हुई है। इसको आपको देखना पड़ेगा। इनकी जो संस्कृति थी, जो इन्होंने कहा कि ठोको संस्कृति चलाई, उसका प्रतिफल आपने अभी देखिए गोरखपुर में देखा, ताजा उदाहरण आपका लखीमपुर का है। तो लॉ एंड ऑर्डर से भी जनता ऊब गई है एकदम से। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको शांति व्यवस्था चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो तो भाई जनता अच्छी तरह से व्यवहार कर सके, सड़कों में चल सके, उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित ना हो। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कहा उस समय बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा यह कहना है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, आप कानून व्यवस्था को सरपरी रखना पड़ेगा आपको। यदि आपने उसको अपने कल्चर के पार्ट में तत्कालिक वाही के लिए आपने ठोको संस्कृति चला दी तो वही चीज आपको देखिए भुगतनी पड़ रही है। आप यदि कहते कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम जनता हो, चाहे XYZ कोई भी हो, यदि कानून को आप सर्वोपरि रखते, संविधान को आप सर्वोपरि रखते तो कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और दूसरी बात, निश्चित रूप से आप में अखिलेश यादव जी की जो मैं समझ देख रहा हूं पिछले 5 सालों से, जो जिस मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं, जिस मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं, जो जनता के एकदम लगे हुए मुद्दे हैं। देखिए, उन्होंने पुराने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बात की, अभी मनोज जी ने भी 2-3 मुद्दों की चर्चा की, आपने भी चर्चा की, जो तत्कालिक मुद्दे हैं जिससे बहुत जनता प्रभावित है। और चाहे उन्होंने महंगाई कम करने की बात हो, बिजली कम करने की बात हो, तो इस तरह से उन्होंने जो बात कर रहे हैं अखिलेश जी, इससे निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सत्ता के निकट आ रहे हैं। बीजेपी कुछ ऐसा दाव ना चले लास्ट में। और अखिलेश जी, ऐसा नहीं है कि अभी आपको भीड़ दिख रही है तो निष्पक्ष होकर बैठ जाइए। बात सही है, चाहे शबनम जी बोल रहे हो, चाहे कि जनता आप मेहनत मांगती है अपने नेता का, और अखिलेश जी को भी ये मेहनत करनी पड़ेगी और इसको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। और जो मुद्दे हैं, और मेरा एक चीज और हम्बर रिक्वेस्ट 1 मिनट चाहूंगा कि देखिए, सत्ता परिवर्तन तो आप कर सकते हैं,
अब अखिलेश जी के साथ जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक परिवर्तन भी करें, जिसके लिए पार्टी बनी है, या कोई भी इस तरह की सामाजिक न्याय वाली पार्टियां जो बनी हैं, आपको सामाजिक इसलिए मुद्दे लेने ही पड़ेंगे और आपको संस्थानों का निर्माण करना पड़ेगा। और जरूरी है, और आपने 5 सालों में देखा कि संस्थान जब सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है तो और आपकी बात नहीं रखी जा रही है, चाहे वो जो घराने हो, चाहे मीडिया घराने से लेकर XYZ कोई भी घराने हो, यदि आप संस्थानों का निर्माण नहीं करते हैं तो आप सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। हो सकता है आप राजनीतिक रूप से आ जाएं, राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन कर दें, इसलिए मेरी बड़ी बात है कि यदि आपको ईमानदारी से सामाजिक परिवर्तनों के लिए लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए अखिलेश जी अभी हमको दिख रहे हैं कि वो सब अग्रणी चल रहे हैं और वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। उदय यादव जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस रथ यात्रा को? देखिए, आपने जो बात कही कानपुर से यात्रा शुरू करने को टोटके के रूप में, मैं इसे दूसरे नजरिए से लेता हूँ। उन्होंने कानपुर को इसलिए चुना कि पिछली बार बुंदेलखंड से उनको एक भी सीट नहीं मिली। दूसरा मुद्दा, बुंदेलखंड के लिए पिछली बार उन्होंने कई घोषणाएं की थी, कई चीज़ें शुरुआत की थी जो इस सरकार ने शायद उनको आगे नहीं बढ़ाया। वे चाहते थे कि वहाँ से शुरुआत करें जहाँ किसान जातियों का प्रभाव है, यादव, कुर्मी, लोधी जातियों का असर है, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए जो समाजवादी पार्टी का मूल वोट बैंक रहा है, उन्होंने कानपुर को चुना। और कानपुर से जब वे बुंदेलखंड में गए तो उन्होंने वही मुद्दे उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने पिछली बार कई मंडियां बनाई थी, वे मंडियां यूं की ज्यों की तो बनी खड़ी है, उनका उपयोग नहीं किया इस सरकार ने। उन्होंने कहा तिलहन और दलहन का जो मुद्दा उठाया, जो किसान को समृद्ध कर सकता था, उस पर वर्तमान सरकार ने शायद काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तेल का इतना बड़ा कारखाना लगाएंगे जो बुंदेलखंड के लोग बाहर निर्यात कर सकें, जिससे उनका जो आर्थिक आधार है वो मजबूत हो सके। बेसिक बात यह है कि वो बुंदेलखंड में किसानों को जोड़ना चाह रहे हैं, उनके सवालों को छूना चाह रहे हैं, उनकी बात उठा रहे हैं, जिससे वे समाजवादी पार्टी की तरफ आए। लेकिन ये ठीक है कि भाई एक बार के दौरे से बात नहीं बनती, आप उसे ये नहीं कह सकते कि पार्टी सत्ता में आ जाएगी। ये शुरुआत है, ये कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह पैदा करने का वो एक प्रयास है जो उन्होंने अपनी यात्रा के जरिए शुरू किया है। अब आगे देखना है कि इस उत्साह को वो कैसे और जोश में तब्दील करते हैं। कैसे वो, अभी ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। शबनम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बुंदेलखंड का इलाका है कि जो जिसको प्यार देता है फिर वो राजा बन जाता है, और तमाम, चाहे कांग्रेस हो, राहुल ने भी वहां पर 87,000 का पैकेज दिया किसानों के लिए, और हर सरकार वहां पर कोशिश करती है। आपने भी कहा कि नल से जल देंगे, तमाम योजनाएं वहां पर चला दी। आपको लगता है कि जो योजनाएं आपने चलाई हैं वो अखिलेश की विजय रथ यात्रा पर भारी पड़ेंगी? निश्चित तौर पे जिस तरीके से बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार ने लगातार पहले साल से ही, पहले दिन से ही कमर कसी है, वो रंग ला रही है। आपने देखा कि हम जब अगर 30-35% पाते हैं विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा में जम करके 50% हमें वोट मिलता है, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और हम पर विश्वास कितना है। ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को या अन्य विपक्षियों को सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पे सामाजिक परिवर्तन लाया, यादवीकरण करके रख दिया उत्तर प्रदेश का। ये आपने हर तरफ देखा होगा जब इनकी सरकार थी। समाजवाद के नाम पे करोड़ों के घोटाले आए, समाजवाद पेंशन देने के नाम पे। पांडे जी, सियासत तो सभी लोग करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने कहा कि अखिलेश यादव 5 करोड़ के रथ पर चल रहे हैं। विपक्ष सवाल यह खड़ा कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने 8-8 हजार करोड़ के 2 विमान खरीद लिए, 16,000 करोड़ के 2 विमान। देखिए, एयर इंडिया घाटे पे चल रही थी। क्या घाटे पे किसी को चलाना बेहतर है? क्या बार बार घाटे पे चला? और नहीं, आप बेच दीजिए, उसी पर तो दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि सब बेचे दे रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं। और मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। एयर इंडिया बेचा वो अलग बात है, जो 2 विमान खरीदे 16,000 करोड़ के, प्रियंका उस पर आरोप लगा रही हैं।
देखिए, ये तो वैसे ही बात हो गई कि जब हमने माफियाओं पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया तो ये ब्राह्मण वोट खेलने लगे। वैसे ही हमने एयर इंडिया को मजबूत हाथों में देके एयर इंडिया को मजबूती से चला के देश के प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, शबनम पांडे जी, अगर आप सबको बराबर से मारते, माफियाओं को मारते तो दिक्कत ना होती। ठोकों की राजनीति में बेचारे व्यापारी गुप्ता जैसे लोग पिट गए। देखिए, अगर पुलिस हो या कोई भी ब्यूरोक्रेसी के हैं, उन्होंने नकारात्मक राजनीति है प्रदीप जी, तो वो सलाखों के पीछे गए हैं। गोरखपुर में जिन पुलिस अधिकारियों ने ये काम किया वो सलाखों के पीछे किए। हमारे समय में कार्रवाई आपने की, 6 में से 5 लोग जेल चले गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले डीएम और एसएसपी वो महिला को धमकाते नजर आए कि अगर आप एफआईआर दर्ज करा देंगी तो ये सब उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मीनाक्षी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसका क्या? जी बताइए, क्या धमकाने का असर हुआ? क्या मुख्यमंत्री जी ने इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की आश्वासन दिया कि नहीं दिया, और कार्रवाई किया कि नहीं किया? ये बात मुद्दा रखता है। ये वो समय नहीं है कि प्रजापति रेप करके मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर करते रहे, वीआईपी कल्चर रहे और जनता को सामने दिखाते रहे कि देखो रेपिस्ट मेरे साथ है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो वीआईपी कल्चर आज उत्तर प्रदेश से चला गया है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई नेता हो, दबाव नहीं डाल सकता। आज नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कार्रवाई हुई, वरना 6 में से 5 लोग आज जेल में ना होते। प्रदीप जी एक बात और, जो ये भीड़ इकट्ठा हो रही है अखिलेश यादव जी को देखने के लिए नहीं, 5 करोड़ की बस देखने के लिए हो रही है। ये डेडली कॉम्बिनेशन करके पिछले चुनाव में भी आए थे कि मायावती जी और सपा मिल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर जाएगी, लेकिन क्या हुआ? औंधे मुंह ये दोनों गिर गए। तो ये ध्यान कर लें, जब हम जनता के संपर्क में हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आशा आकांक्षाओं को समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो ये भीड़ इकट्ठा करके, किराए की भीड़ से ये वोट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब ये इनका पैतरा बाद में आप सुनेंगे चुनाव के बाद की। ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी, वोट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और ये लोग आ रहे हैं वो अखिलेश को देखने और समझने और सुनने नहीं आ रहे हैं, बल्कि 5 करोड़ का रथ देखने के लिए आ रहे हैं। ये कह रही शबनम पांडे जी। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जरा मनोज यादव से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भाई अमर सिंह आए थे तो समाजवादी पार्टी हाईटेक हो गई थी, क्या अभी भी उसी राह पर चल रही है? और ये 5 करोड़ के रथ निकाल के आप चुनाव कैसे जीतेंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, दो चीज है, एक तो शबनम पांडे जी कह रही हैं कि लोग अखिलेश को देखने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि 5 करोड़ का जो रथ बनाया गया है उसकी सुंदरता को निहारने के लिए आ रहे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी अपनी रथ यात्रा निकाल ले और इससे ज्यादा भीड़ ले आए, लेकिन मैं ये बात कह के मेरे ख्याल से मेरा जवाब हल्का हो जाएगा। मैं शबनम जी को दूसरी बात याद दिलाता हूँ। 5 करोड़ का रथ है। उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 में ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, और भी डबल इंजन कौन से, विश्वकर्मा जी ध्यान दीजिएगा मेरी शब्दों पे, बुलेट ट्रेन के डबल इंजन जिसमें स्पीड होगी। मनोज जी, हम देखिए साफ कर दें आपको, हम आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पर। हम आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे हमेशा की तरह, उस पर नहीं जाएंगे। हम सवाल इसी पर केंद्रित रखेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं इस रथ से अलग नहीं हूं। टोटकों की बात नहीं करती है। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। 1987 में मुलायम सिंह यादव ने विजय रथ निकाला, कानपुर से निकाला। 2011 में विजय रथ निकला, कानपुर से निकला। अब 2021 में विजय रथ निकल रहा है, कानपुर से निकल रहा है। इसको आप क्या मानेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जो तमाम सारे ऐसे फार्मूले हैं जिन फार्मूलों को सफल माना गया, उस फार्मूले पे चल रहे हैं। उस बात पे मैं बात ही नहीं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात है। सवाल आपने उठाया कि 5 करोड़ का रथ है, तो इसका जवाब जरूर, तो मेरे ख्याल से मोदी जी योगी जी मिलके उत्तर प्रदेश में डबल बुलेट इंजन की ट्रेन निकाल देते तो जनता उसको देखने जाती। उसमें तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग भी होती है, जनता देख के कितनी खुश होती, लेकिन आपने तो दिखाया नहीं। आ रही आपको पता नहीं है मनोज जी? अयोध्या तक जाने वाली है बुलेट ट्रेन, तो कब आएगी? पटरी कहाँ बिछ रही है? अरे अच्छा, हिंदुस्तान के किस कोने में बिछ चुकी है पटरी, यही हमको बता दीजिए। कहाँ उद्घाटन हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बनने में वक्त लगेगा ना। सुनिए, देखिए, हम अनाउंसमेंट अगर करने तो उतर आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। अरे बहुत कुछ है, 15 लाख का भी अनाउंसमेंट था और 2 करोड़ रोजगार का भी अनाउंसमेंट था और किसानों की आय दोगुनी करने का भी अनाउंसमेंट था। तो और इसको, ये बड़ा वाला जुमला है, स्पीडेड जुमला है, इसको डबल स्पीड जुमला कह सकते हैं आप। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी अपनी इस सरकार के 22 कामों को 2022 में बता पाएगी? कुछ सवाल है, जनता के कुछ सवाल हैं, पहले वो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। सवाल नंबर 2, आप अखिलेश यादव ने खजांची से रथ यात्रा की शुरुआत कराई। ये खजांची 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय पैदा हुआ था। अखिलेश ने उसको अडॉप्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। उससे रथ यात्रा की शुरुआत कराई। नोटबंदी पर आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया है। देखिए, नोटबंदी के फायदे जो प्रधानमंत्री जी ने गिनाए थे वो त्वरित फायदे गिनाए थे कि ये फायदे हो जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या है? हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग हैं पैनल में, एक पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या आर्थिक रूप से देश हमारा समृद्ध हो गया? क्या उस नोटबंदी का परिणाम स्वरूप आज हमारी बेरोजगारी के आंकड़े
किस दशमलव को क्रॉस करके कहां पहुंच चुके हैं? क्या ये बीजेपी के लोगों को नहीं पता है क्या देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई? तो ये कुठाराघात हम इन सरकार पे करेंगे, और इसलिए करेंगे कि याद दिलाएंगे कि आपने जो जो फायदे बताए थे नोटबंदी थे, या तो फिर योगी आदित्यनाथ बताए कि मोदी जी ने नोटबंदी की, उत्तर प्रदेश को इतना फायदा हो गया। आप जरूर करिए, बताए ना, आप आक्रमण जरूर करिए, लेकिन मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं कि ये मुद्दे जनता नकार चुकी है और बार बार आप वही मुद्दे उठाते हैं। देखिए ये बात आपने अच्छा सवाल पूछा। अमिताभ बच्चन की लगातार कंपनी एक एबीसी बनती है और लगातार कई पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। सुन लीजिए मेरी बात, और इसके बाद अमिताभ बच्चन फिर से आते हैं और महानायक के रूप में बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल कहिए कि कोई मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है। वो मुद्दे ज्वलंत थे, हैं, रहेंगे। जनता को समझ में आ गया, सम्मोहन विधि छोड़ी प्रधानमंत्री ने, और वो सम्मोहन विधि थी कि फायदा ही फायदा है। जनता को पता चल गया कि क्या फायदा है। लोग 5 किलो राशन को डेवलपमेंट बताने लगे बीजेपी के लोग। तो निश्चित तौर पे प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी हर उस मुद्दे को छुएगी। और एक लाइन और कह दूं, सोसाइटी डिबेट को आप आगे बढ़ाने में आसानी होगी। जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा उस दिन उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल, वो चाहे सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में हो, उड़ जाएंगे, पता नहीं लगेगा किसी का। क्योंकि समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, ये जनता को भी मालूम है। हमारा मैनिफेस्टो शानदार होगा। मुझे फिर मैं आगे प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी के पास जाएंगे। मनोज जी, सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं, वहां भी कानपुर में भी ये चर्चा थी, माई फार्मूले से कब ऊपर उठेंगे आप? अरे हम तो माई फार्मूले को कल भी आसमात किए थे और नए फार्मूले के साथ चल रहे हैं। माई में महिलाएं हैं और वाई में युवा है, ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। इसी फार्मूले पे चुनाव होगा। महिलाओं को बहुत दुख दिया है सरकार ने, जितना दुख इस सरकार ने महिलाओं को नोटबंदी से लेके अब तक दिया है किसी सरकार ने नहीं दिया। और युवाओं के साथ तो जो चला गया, उनको नए भारत की कल्पना की गई थी, मेकिंग इंडिया की बात की गई थी, इस पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं बताई गई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिया जलते हैं साल में एक बार, और कुछ नहीं होता। जी आपके पास आऊंगा जरा। ठीक है मनोज जी, ठीक है प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, कुछ सवाल है जैसे कि आ रहा हूं सबनम जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। जरा हमारे जो और खास मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राजेंद्र वर्मा जी, आपको लगता है कि जो माई फार्मूला हालांकि अखिलेश ने बदल दिया है, लेकिन अभी भी जो वहां के लोग हैं जिनसे बात हो रही है वो कह रहे हैं कि उन्हें बाकी लोगों को भी जोड़ना होगा? बिल्कुल। ये क्या अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि हम केवल एमवाई में जो यदि वो महिलाएं को और युवाओं को शामिल कर रहे हैं तो बाकी दूसरों को लोग छोड़ रहे हैं? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, क्योंकि महिला एक इस देश की आबादी नहीं, एमवाई का मतलब है कि मुस्लिम और यादव। मुस्लिम यादव तो उन्होंने अब बदल लिया है। यदि मुस्लिम यादव है तो इस तरह की राजनीति अब देखिए नहीं करना चाहिए। चाहे जो हो, कि मुस्लिम हो यादव हो, सब समाज को लेकर सबके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। यदि आप सत्ता संभालते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विपक्ष में आपको वो मानदंड अपनाने पड़ते हैं कि आप कल्याणकारी राज्य के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करें। अब देखिए अखिलेश जी यदि पिछली सरकार में कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको वो उसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे, क्योंकि मैं उनकी टीवी डिबेटें देख चुका हूं और उनके प्रोग्राम देख चुका हूं, उनमें बड़ी मैच्योरिटी आई है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मुद्दों को लेकर मैच्योरिटी ये समझा दीजिए, मैच्योरिटी आ गई है। जिस तरह से खजांची से रथ यात्रा की शुरुआत करवाई, आपको लगता है कि इसका कोई फायदा मिलने वाला है? ये मैच्योरिटी दिखाता है? ये देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत है। अब मनोज जी जो सपा जी के प्रवक्ता है वो बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा एक प्रचलित फार्मूला है। हाँ, यदि ये केवल पाखंड के लिए किया हो तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। ठीक है, कि ये मतलब कर्म कांड के लिए किया हो, उसके लिए हुआ तो बिल्कुल वो चीजें नहीं। कर्म कांड को अगर हम एक किनारे रख दें, हाँ, उसके जरिए से वो नोटबंदी का संदेश देना चाहते हैं। देखिए नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ। मैं एक बात कर दूं, नोटबंदी जो है ना देश में, अभी आप देखते रहिए, अब नोटबंदी 5 साल 7 साल हो गया ना जी। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो गया। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के ऊपर कह रहा हूं, ये होगा। ये इस देश की जब नोटबंदी हुई तो जिस मकसद के लिए नोटबंदी की गई थी, आपने जितनी जल्दबाजी में की, और जल्दबाजी में की, पूरा नोट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा दुनिया जानती है, प्रेस जानती है। मेरा केवल अपना एनालिसिस है कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये आप देख लीजिएगा भविष्य में। नहीं, वो अलग बात है, घोटाला घोटाला का मतलब, लेकिन जो अखिलेश जी ने खजांची के द्वारा रथ यात्रा की शुरुआत करवाई, उससे कोई लग रहा कोई इंपैक्ट पड़ेगा?
इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखे नहीं देखे, केवल खजांची से सरकार नहीं बन जाएगी, उनको मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा, जो जनता के मुद्दे हैं जिसमें बात एड्रेस कर रहे हैं अखिलेश जी इस समय एड्रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। और विपक्ष को एड्रेस करना चाहिए, विपक्ष में रहकर एड्रेस करना चाहिए कि ये जो सही में तत्कालिक मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित हो रही है, चाहे युवा वर्ग हो, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ठीक बात, ठीक है, इसको आप इसी से सरकारें चलती हैं। और आपने अभी शबनम जी ने कहा कि आप बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, एक कह दी कि भाई घाटे में चल रहा था एयर इंडिया इसलिए भेज दिया। अरे भाई सरकार किस लिए है? आप कोई बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसको सबरेंट बना के उसको भेज देंगे, बीमार हो घर से निकाल दो, बाहर मर जाओ, बिल्कुल ठीक है, सरकारों का ये दायित्व है। ये अच्छी हमको लग रहा है कि बीजेपी की पॉलिसी कैसे हो सकती है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, और उसको दुरुस्त करने के लिए कभी आप प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, जो जब देश की अर्थव्यवस्था शरीर को दुरुस्त करना होता है तो कुछ ऑपरेशन भी करने होते हैं, ये उसी तरीके के ऑपरेशन, बिल्कुल ऑपरेशन कीजिए आप, उनको ऑपरेशन करके एयर इंडिया को मजबूत करते हैं आप देखिए एक समय जब समृद्ध सरकार रहती है तो वही एयर इंडिया को सरकार अपने अंडर में लेती है जी। देखिए सरकार अपने अंडर में लेती है प्राइवेट संस्थान को, और उसको सरकार उसका सरकारीकरण करके लोगों को उसके फायदे देते हैं, उसका किराया कम होता है, लोगों को सुविधाएं देते हैं। तो सरकारों का एक काम है, मैं बार बार बोलता हूं कि कल्याणकारी राज्य के रूप में भूमिका अदा करनी पड़ेगी सरकारों को, ठीक है। और वो सबसे बड़ा, आप इस देश में हर जो सबसे बड़े संस्थान, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट तो चलिए थोड़ा एक सेगमेंट के लिए है, और भी जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, इसका प्रतिफल बाद में खराब होगा, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, आपका कहने का मतलब बिल्कुल बने। उदय यादव जी, ये जो मुद्दे जो अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल के जा रहे हैं, आपको लगता है कि जो उससे कुछ फायदा मिलने वाला है, या जो नोटबंदी की संदेश देना चाह रहे हैं उस नोटबंदी का मैसेज जाएगा, क्योंकि जनता पहले ही नकार चुकी है? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं और थोड़ा बताना समझाना चाहूंगा, जो आपने MY फॉर्मूले की बात की जी, वहां से बात शुरू करूंगा। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में 22% के आसपास वोट मिला, और 22% वोट से सरकार नहीं बनेगी जब तक वो 35% के आसपास वोटों को, अपने वोट को नहीं पहुंचाएंगे। 50% भारतीय जनता पार्टी 50 टारगेट कर रही है उदय जी, एक मिनट हमारी बात जी। पहले वो जब तक 35% के आसपास नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो मेन फाइट में नहीं होंगे। इसको ध्यान में रख के ही समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आपको ध्यान होगा 2 महीने के अंदर सिर्फ यादव और मुस्लिम की बात नहीं रही है, वो ये जानते हैं, नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में कुर्मी और किसानों की यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 जिलों में पिछड़ों का सम्मेलन कर रही है। आप समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं ना, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी भी कम मेहनत नहीं कर रही है। अरे भाई हम आप इस सपा को बोल रहे हैं ना, जी जी, कि सपा क्या कर रही है, बीजेपी पे जब बोलना होगा तो बीजेपी बोलेंगे जी, है ना। सपा क्या कर रही है हम ये बता रहे हैं, वो अपने वोट को बढ़ा। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बीजेपी भी तैयारी कर रही है, उनकी तैयारी तो है ही जी। वो आपने कहा कि 50% लाते, ये क्या कर रहे हैं, ये बहस है ना जी, इस यात्रा से क्या मिलेगा और ये क्या कर रहे हैं, ये बहस का मुद्दा है। तो ये जो कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं पत्रकार के नजरिए से, कि उन्होंने अन्य जातियों को अपने साथ यादव मुस्लिम के अलावा जोड़ने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। राजपाल कश्यप के नेतृत्व में उन्होंने पिछड़ा वर्ग यात्रा निकाली, बिल्कुल। लीलावती कुशवाहा का नेतृत्व में महिलाओं के जोड़ने की यात्रा निकाली, तो उधर भारतीय जनता पार्टी शाक्य को आगे करके महिलाओं को जोड़ रही है। अरे वो तो जी, फिर वही बात पूरी होने दीजिए जी। आप कहें तुम बीजेपी के पक्ष में बोलूं? नहीं बीजेपी के पक्ष में मत बोलिए, तो लेकिन दोनों नहीं, बात तो आपकी हो रही ना। नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो ये होना पहले तब ये बात आप बताएं। आप बताइए ये 22% से 35% तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ ऐसे पहुंचेंगे, उसी सुनिए तो जी। वो जब तक अन्य जातियों को नहीं जोड़ेंगे, हाँ यादव और मुस्लिम, आपको लगता है जोड़ रहे वो? बिल्कुल जोड़ रहे हैं। ये जो यात्राओं के प्रयास हैं उनको बीच जोड़ने के ही प्रयास है, क्योंकि यही लोकतंत्र में माध्यम है लोगों के बीच में जाने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका। वो महंगाई का मुद्दा, किसानों की दुर्दशा का मुद्दा। आप उदय यादव जी, उदय जी एक सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक स्टार्ट होता है 15% से, वोटिंग होती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आज भी मेजॉरिटी इतना वो है कि वो पहले वोट भारतीय जनता पार्टी को देती है। मिनिमम 15 से 20% वोट तो बिना मांगे मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, बिना किसी कास्ट एंड क्रीड के। देखिए प्रदीप जी, ये जो बात आप बता रहे हैं जी, आ रहा हूं, ये 2014 की बात की बता रहे हैं जी। यही भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी,
क्या आप बता सकते हैं 50% वोट मिलता था? हाँ, लेकिन अब मिल रहा है ना, 14, 17 और 19 में मिला ना। एक मिनट सुनिए तो जी, जब मिल रहा है इसी तरह कांग्रेस को भी मिलता था, लेकिन आज कांग्रेस को क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? जब जनता ऊब जाती है आपकी नीतियों को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, आप याद करिए 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव सरकार घोषणा करती थी कि हम अपने कामों पर वोट पाएंगे, हमने जो काम किए उनको वोट पाएंगे, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले की जो स्थिति थी, खराब कानून व्यवस्था और आपस की लड़ाई, उसने पार्टी को वहां पहुंचा दिया। आज वही स्थिति है। अगर ये सरकार कानून व्यवस्था को नहीं सुधारेगी तो जो विपक्ष प्रयास कर रहा है, स्पेशली हम रथ यात्रा की बात कर रहे थे, तो जो समाजवादी पार्टी सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है, निश्चित है उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, निश्चित उसको फायदा मिलेगा। सपना पांडे जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। पहली बात तो आपने खजांची से शुरुआत कराने की बात कही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये किससे शुरुआत कराते हैं, लेकिन अगर नोटबंदी पे ये प्रहार करना चाहते हैं तो जब इन्होंने प्रहार किया तो जनता ने वोटबंदी इनकी कर दी, तो इसलिए अब दोबारा प्रहार करें तो शायद बेहतर तरीके से और जनता इनकी वोटबंदी कर देगी। बेरोजगारी पे बात करते हैं तो जब इन्होंने सत्ता छोड़ा था 17% बेरोजगारी था उत्तर प्रदेश में और हम उसे 4% तक ला दिए। सदी की सबसे बड़ी महामारी जब आई तो ये जितने भी विपक्षी दल हैं बरसाती मेढक की तरह जो आज निकल रहे हैं, ये सब के सब हाइबरनेशन पीरियड में चले गए थे, अंदर चले गए थे, इन्हें ढूंढने नहीं मिल रहे थे ये। और जहां तक हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं कि इन्हें MY वाले फॉर्मूले को बदलना होगा, अब नहीं चलेगा। उन्होंने ये लाइन इस्तेमाल किया, अब नहीं चलेगा, मतलब पहले क्या चलता ये, और यही चलाते थे। इसीलिए जनता आज समझ गई है कि ये देश को अखंड रखने में बाधक हैं। ये जनता को मुस्लिम हिंदू करके तोड़ते हैं। जब हम कहते थे कि हम ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, कब्रिस्तान भी बनाएंगे और शमशान भी बनाएंगे, तो ये हमें सांप्रदायिक कहते थे। आज ये जिस तरीके से जगह जगह पे चौखट जाकर मंदिर के माथे टेक रहे हैं, कोई आरती ले रहा है, कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई अगरबत्ती ले रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, ये सारी चीजें आज जब ये करते हैं तो ये सेक्युलर बने रहते हैं। ये मुसलमानों को का तुष्टीकरण करके उन्हें ठाकते हैं। सपना पांडे जी, आपकी बात का जवाब दिला देते हैं मनोज जी से। मनोज जी, सपना पांडे जी कह रहे हैं कि मौसम आता है तो आप लोग निकल आते हैं जी, तो हमारा काम क्या है? जवाब ले लीजिए सपना पांडे जी। मैं सपना पांडे जी से ये बताना चाहता हूँ, हम राजनीतिक दल हैं। अब राजनीतिक दल का काम क्या है? चुनाव प्रक्रिया में जाना, चुनाव लड़ना। और अगर आपको इतनी घृणा है कि हम मंदिर पे अगर माथा टेक देते हैं तो निश्चित तौर पे आज योगी आदित्यनाथ को विजुअल नहीं प्रस्तुत करने चाहिए थे, और 2 दिन पहले भी हवन सामग्री लेके मठ पे बैठे पूजा कर रहे थे, उसके वीडियो नहीं आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे। आप लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी करते हैं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के समय में जाता है, मत्था टेकता है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? छोटे हिंदू हो क्या आप लोग? सबका साथ सबका विकास पे चलते हैं। कौन सा सबका साथ? अरे एक हिंदू आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है? कोई मंदिर चला जाता है आपको दिक्कत हो जाती है, कोई पूजा पाठ कर ले दिक्कत हो जाती है, कोई टीका लगा ले दिक्कत हो जाती है। पेटेंट हिंदू है क्या? यही मंदिर आपको शुरुआत से करना था। कब से? नहीं, आप सबनम जी, अखिलेश यादव किस स्कूल में पैदा हुए? अरे सुनो, बताओ तो किस स्कूल में अखिलेश यादव पैदा हुए? मैं किस स्कूल में पैदा हुआ? आप क्या बताना चाहती हैं? आपने अयोध्या के कितनी बार परिक्रमा लगाई है? अरे मेरी बात सुनिए, बात को जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। अयोध्या की 5 कोसी या 14 कोसी परिक्रमा कितनी बार आपने की है? बताइए मुझे, टीवी चैनल पे बताइए, कितनी बार पैदल आपने अयोध्या की 5 कोसी की यात्रा की है? बताइए। नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ फिर MY राजनीति किस लिए होती थी? MY राजनीति मैं पिछले 25 सालों से पहले से मैं कितनी बार मैंने 5 कोसी यात्रा की है, नंगे पांव। आप हमको हिंदू का सर्टिफिकेट देगी? शर्म आती है आपको? बीजेपी को शर्म नहीं आती कि आप हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? और आप मुंह देखते मुझे इस तरह की बातें करना टीवी डिबेट में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा,
हिंदू ठेकेदारी मत बनाइए। इसी तरह के ठेकेदारी बनी थी तो इस देश में जैन धर्म बना था, इसी तरह ठेकेदारी बताई गई थी तो सिख धर्म बना था, इसी तरह जब आपने ठेकेदारी की थी तो बौद्ध धर्म बना था। क्या चाहते हैं? हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं आप? जनता के साथ आप हिंदुत्व को कमजोर करके एक और धर्म बनाना चाहते हैं क्या? को समझ चुकी है। मैं कह रहा हूँ और हिंदू धर्म को और तोड़ के दूसरा धर्म बनाना चाहते हैं क्या? और आज शर्म नहीं आती है? वो पाखंडी ढोंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंग करते नजर आते हैं टीवी चैनल पे, और आप हमसे पूछ रहे हैं हम हिंदू नहीं है? अरे डीजल आप सस्ता कर दो, हमको हिंदू मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल के दाम सस्ता कर दो हमको, तो आप जो मर्जी वो कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के सिलेंडर के दाम सस्ते कर दो, जो मर्जी वो कह दो। 4 लाख फर्जी पेंशन दिए। कौन से फर्जी पेंशन किसको दे दिया? आरएसएस वालों को दे दिए। धन्यवाद आपका जो आपने एक्सेप्ट किया कि हमने फर्जी पेंशन दे दिया। पेंशन देने के बजाय अपने लोगों को आरएसएस वालों को पेंशन आप देती हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसी सरकार थी तो पेंशन ना क्यों? हम यहाँ पर सरकार के कामों गिराने के लिए नहीं बैठे। नहीं, अब जो बहस कर रहे हैं खाली उस पर हिंदू होने पर। ठीक है, नहीं ठीक है, अपनी बात रखने दीजिए जी। देखिए मैं इस बात को मनोज जी, मैं आपके बता रहा हूँ, सवाल ये उठता है जी मनोज जी, सवाल मेरा ये है आपसे कि 22% वोट से आप 50% तक कैसे पहुंचेंगे, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए निश्चित तौर पे ये आपका बेहतरीन सवाल है, मैं इस पर जवाब भी देना चाहूंगा। बीजेपी 15% की पार्टी रही है लगातार, मतलब एक दशक से दूसरे दशक में पहुंच गई और 15% से ज्यादा वोट इनका नहीं बढ़ पाया। कई दशकों तक ये राजनीति से बिल्कुल इतर रहे, लेकिन जनता ने मन बदला। देखिए पिछला चुनाव हमने विकास के मुद्दों पे लड़ा था, हमने अपने काम के बदले वोट मांगा था। इस बार हमने अपने सारे सिस्टम सही कर लिए हैं। आप देख रहे हैं लगातार लेकिन जनता ने नकार दिया था ना आपको 2017 में। वही मैं जवाब दे रहा हूं। हमने जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, सामाजिक जो ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जो बड़ा प्रदेश है, हर क्षेत्र का अपना अपना मुद्दा है, वो सामाजिक मुद्दे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं छोड़ती नजर आई थी। उस पर काम जरूर हुआ था, लेकिन हमने उसको फोकस नहीं रखा। समाजवादी पार्टी लगातार जोड़ रही है। आप देखिए किस वर्ग, किस जात, किस धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं जता रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग रोज शामिल हो रहे हैं। बताइए कौन सा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग उस पार्टी के प्रति आस्था होके उस पार्टी में आ रहे हैं और अपनी आस्था जता रहे हैं। तो ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, जो बातें मैं कह नहीं चाहता, टीवी पे कहना भी नहीं पसंद करता, उन भी मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। और इस बार चुनाव जो होगा शानदार तरीके से होगा। आप 50% की बात करते हैं, हम इनको 15% पे लाके पटकेंगे। हमारा क्या होगा ये अलग की बात होगी, ये 15% पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने सभी लोग देख सकते हैं। मुंगेरी लाल तो आप भी थे उत्तर प्रदेश में। आप 50% वोट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मनोज। शबनम पांडे जी, अभी सपा के पास में 22% वोट है, आप 50% पे हैं। आपको लगता है कि कैसे गैप भर पाएगी सपा? देखिए निश्चित तौर पे हम इस बार इससे भी ज्यादा बहुमत, हम 51% से नीचे नहीं जाएंगे, हम 51% तक लाएंगे। और ये इसलिए नहीं कि हमने किसी तरीके की तुष्टीकरण की, हमने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया है और हमने उन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 51 ना कहिए, 15 मैंने कहा, 5-1 ना कहिए, 1-5 कहिए, 15% ही रहेगा आपका। केवल ये नारा देते थे और उनके लिए काम करने से हमेशा पीछे रहते थे। समाजवाद के नाम पर अपने घर का विकास करते थे और विकास के नाम पर विकास दुबे जैसे हमने पूरे देश में अपने पार्टी के कार्यालय बना लिए, हर जिले में हमारा पार्टी का मुख्यालय बन गया, कार्यालय बन गया। भाई शबनम जी की फाइनल नहीं, आप इनसे पूछिए ना, शबनम जी से पूछिए कि समाजवादी पार्टी के पूरे देश में कार्यालय बन गया क्या? आपको क्या लगता है कि ये बड़ा अंतर है, कैसे मिटेगा ये गैप? मिटा पाएंगे? लोकतंत्र में लोग होना चाहिए, लोगों को जोड़ने से ही मिटेगा और बिल्कुल मिटेगा। और देखिए मेरा ये केवल इतना है, कैसा है कि इस बार जो सरकार बड़ी डिफेंसिव लग रही है, बॉडी लैंग्वेज उसकी नजर आ रही है। अभी डिफेंसिव का अभी तो अमित शाह आए नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री आए नहीं। और एक जो हम लोगों को ये ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बीजेपी के अंदर भी कुछ खिचड़ी पड़ रही है। ठीक है, योगी जी में और शायद केंद्र में कुछ तारतम्य जो है वो ढंग से नहीं है, तो हो सकता है इसके परिणाम भी बीजेपी को भुगतने पड़े, इसमें कोई संदेह नहीं किया सकता। हाँ, अखिलेश जी को मैं फिर कहता हूं कि यदि वो सुन रहे हो डिबेट, हम उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे
तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को जोड़ना ही लोकतंत्र का कार्य है, राजनीतिक पार्टियों का कार्य है, उनके मुद्दों को रखना। अखिलेश जी अच्छी तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हो गए तो निश्चित सरकार की ओर सरकार बन सकती है सपा की, और एक कामयाब सरकार बन सकती है। मेरा बस केवल इतना सबमिशन था कि अखिलेश जी ने जो पिछली बार यदि गलतियां हुई हैं उनसे, विकास तो उन्होंने बहुत किया, ठीक है, आप इसमें कोई दो राय नहीं, मायावती और अखिलेश जी ने विकास बहुत किया था, तो उन सामाजिक मुद्दों को भी उनको प्रखर होकर रखना पड़ेगा, और तभी ये लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन इनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनोज जी माफ करिएगा, समय नहीं है हमारे पास में। उदय यादव जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मौर्य चेहरा है मुख्यमंत्री का, पिछली बार तो पिछड़ों का चेहरा बना के आपने वोट ले लिया था, पिछड़ों का, दलितों का। भारी नाराजगी है जो चुनाव को प्रभावित करेगी। बाकी जो पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ चली गई थी, वो वोट बढ़ा था। अगर कोशिश करते हैं अखिलेश यादव और उनको लाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित है सत्ता का बदलाव देखने को मिलेगा, और इसके लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, और देखना आगे है कि ये क्या मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश जी ने विजय रथ यात्रा अपनी शुरू कर दी है, और जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में भी कहा कि टोटकों पर विश्वास करते हैं अखिलेश यादव जी भी, क्योंकि 1987 में मुलायम सिंह यादव ने जब विजय रथ यात्रा शुरू की थी तो कानपुर से ही शुरू की थी। 2011 में भी कानपुर से विजय रथ यात्रा शुरू किया गया था और जीत मिली थी, दोनों बार जीत मिली थी। 89 में भी सरकार बनी थी और 2012 में भी सरकार बनी थी। एक बार फिर से 2021 में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं, कानपुर से ही निकाल रहे हैं। क्या 2022 में उनकी सरकार बनेगी, क्या उनका ये टोटका सफल हो पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।